तो यार बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे गाला का जो सैम्पल पेपर है उसका सेक्शन बी का सर अपलोड कीजिए। तो पर्टिकुलर आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं गाला के सेक्शन बी का सॉल्यूशन। अभी सेक्शन बी के अंदर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पेपर नंबर सैम्पल पेपर नंबर 1 से। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी का, जो कि क्वेश्चन नंबर है 17। अ मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो अब अगर वो फ्रेश मिल्क के अंदर में बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है तो इसके पीछे का कुछ रीज़न पूछा है। वाई डज ही मेक मिल्क स्लाइटली अल्कलाइन, वो अल्कलाइन इसको क्यों बनाता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका व्हेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा एडेड टू द मिल्क द पीएच वैल्यू ऑफ द मिल्क इज इंक्रीजेज बियॉन्ड 6। तो 6 से जो उसका पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और पीएच को इंक्रीज़ होने के बाद में बियॉन्ड 6 सिंस द बेकिंग सोडा पोजेज द बेसिक कैरेक्टर अल्कलाइन मीडियम डज नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सोर क्विकली। यानी कि जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा सा अल्कलाइन प्रोसेस की वजह से होने की वजह से, बेसिक होने की वजह से जो आपका मिल्क है उसको सोर मतलब उसको खट्टा नहीं होने देता। इट मीन्स टू से कि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मिल्क मैन जब उसके अंदर में उस बेकिंग सोडा ऐड करता है तो वो दही बनने से थोड़ा सा रुक जाता है, मतलब थोड़े टाइम का डिले आ जाता है। इसके लिए वो अल्कलाइन मीडियम के लिए वो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। मिल्क को कर्ड बनने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है ना। इसके पीछे का रीज़न है मिल्क टर्न्स बेसिक बाय एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा इन इट एंड लैक्टिक एसिड मिल्क इज़ न्यूट्रलाइज। जो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क को न्यूट्रलाइज कर देता है, और ऐसे कंडीशन में अब जब लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर में लैक्टिक एसिड है और बाहर से जो हमने ऐड किया है वो क्या है, बेकिंग सोडा अल्कलाइन नेचर का है। तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों मिलकर के क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। उस मिल्क को कर्ड बनने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। Okay, now the question number 18. Give scientific reason hydrogen gas is not evolved when copper reacts with dilute H2SO4। जब dilute H2SO4 के साथ कॉपर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होता है, ये पूछ रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका आंसर की तरफ जाएंगे तो यहाँ ले रखा है इन रिएक्टिव सीरीज मेटल इन द मेटल्स पोजीशन ऑफ द अबव हाइड्रोजन। जो कॉपर मेटल है वो उसका क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो ऊपर के श्रेणी में आते हैं वो कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस आसानी से रिलीज कर लेते हैं। बट क्या दे रखा है, कॉपर इज़ इन द लोअर पोजीशन, कॉपर है सेकंड पोजीशन मतलब थोड़ा नीचे की पोजीशन पे आता है। एंड देन द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जो हाइड्रोजन का होता है हाइड्रोजन से भी नीचे आता है कॉपर। सो द कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव टू मेटल, सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4 एंड हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व। तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज नहीं होता इसलिए बिकॉज कॉपर जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 19। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो 287 है तो एटॉमिक नंबर के लिए जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर दिए हुए हैं सबको प्लस कर दो। 2 + 8 हो जाएगा 10 + 7 हो जाएगा आपका 17। तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है आपका 17। बी में दे रखा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर इन द एटॉमिक नंबर आर गिवन। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग दे रखे हैं और पूछ रखा है कि कौन से एटम के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा। नाइट्रोजन दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, फॉस्फोरस दे रखा है और आर्गन दे रखे हैं। तो इसमें से आंसर जो राइट है वो है आपका फ्लोरीन। यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो उसी ग्रुप का मेंबर है बिकॉज जो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 7 होते हैं, और जो गिवन एलिमेंट है आपका 17 पे क्लोरीन उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर आप लास्ट में यहाँ पे देखो इस जगह पे तो यहाँ पर आपको लास्ट में 7 दिख रहा है और फ्लोरीन के भी लास्ट में 7 दिख रहा है। तो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में रूल है कि वो केमिकली सिमिलर होते हैं। तो ये जो है आपका फ्लोरीन इसका सिमिलर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 का जो और है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द dispatchation of the 17 group modern periodic table, state whether A is metal और नॉन मेटल। ग्रुप नंबर 17 के ही नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली यार A जो है आपका वो एक टाइप का
नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बिकॉज 17 नंबर का ग्रुप जो होते हैं वो हेलोजन्स हैं और उनका रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो वैलेंसी होती है वो होती है -1, तो -1 तो नॉन मेटल का ही होगा ना। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन की स्टेट वेदर ए इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन सी, जो आपका ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है सी के कंपेयर में। तो यहाँ पर दे रखा है ए इज़ मोर रिएक्टिव देन सी, बिकॉज अब देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ऐसा है कि जो ए है आपका एलिमेंट वो ऊपर की तरफ में आ रहा है, तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो थोड़े पास में होंगे। जो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर, नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो अलग अलग ऑर्बिट बढ़ेंगे तो ये एटम से दूर रहेगा। तो इसके लिए जो एटम को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है वो ए में ज़्यादा होगी, सी में कम होगी, इसलिए जो है आपका ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सी के कंपेयर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द नेम ऑफ एनी 4 ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ 4 ऑर्गन के नाम बताने हैं। 4 ऑर्गन के नाम आ जाते हैं आपका, पहला माउथ जिस बकल कैविटी में है, फिर है ईसोफेगस, फिर आ जाएगा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अलग अलग नाम दे रखे हैं आपको यहाँ पे 5, तो इसमें से कोई भी 4 आप लिख दोगे तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 का और, स्टेट द नेम ऑफ एनी 4 ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 ऑर्गन के नाम पूछे, तो इसका आ जाता है नॉस्ट्रेल, नेजल पैसेज या फिर लेरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ब्रोंचाई, ब्रोंकियोल्स एंड आ जाता है आपका इस तरफ में लंग्स। तो अलग अलग यहाँ पर भी 5 नाम अगर आपको दे रखे हैं तो 5 में से कोई भी 4 अगर आप लिखोगे तो उसमें से आपको फुल मार्क आराम से मिल जाएगा। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ एनी एनिमल इज कट इनटू मैनी पीसेस कैन न्यू कंप्लीट बॉडी इज जनरेटेड फ्रॉम द ईच पीस, इफ़ यस देन एक्सप्लेन द सब। बोल रखा है कोई भी एक एनिमल को अगर हम बहुत सारे पीसेस में कट कर दे तो क्या हर एक पीस से नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो बताओ इसका एग्जाम्पल, है ना। ये आ जाता है इसका आंसर में कि यस ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर में अगर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एनिमल, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ऐसे एनिमल्स को अगर तुम अलग अलग पीसेस में ग्रो करते हो तो ये एनिमल्स शो करते हैं। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल। ये याद रखना है आपको, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे अपने नाखून को अगर तुम कट करोगे तो नाखून अपने आप से वापस ग्रो हो जाता है ना। तो वैसा ही इसके अंदर में भी प्रोसेस है कि वो फिर से ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं खुद को। दे रखा है कि फ्रॉम दिस सेल मास डिफरेंट सेल अंडर ग्रोथ इनटू द बिकम सेल वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू, एंड वही सेल के पास में कैपेसिटी होती है अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाने की। तो याद रखना है कि यस ये पॉसिबल है। एक और एनिमल को अगर हम बहुत पीसेस में कट करें तो उसमें से बहुत सारे एनिमल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ए एंड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलग अलग कॉन्केव मिरर के अंदर आपको डायग्राम में ये सारी चीज़ें शो करनी है। इसका आंसर आ जाएगा, अब देखो ये आपको ये पर्टिकुलर विजिबल होगा, कॉन्केव मिरर दे रखा है आपको जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस भी जा रहा है, इसके बाद में आपको रिफ्लेक्टेड रे भी विजिबल है। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना रहेगा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए इन केस तो। ठीक है। इसमें देखो अलग अलग चीज़ें पूछ रखी थी। पहले में पूछ रखा था रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरे में पूछ रखा था पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस। तो पहले तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस वाला डायग्राम ये है, जो दूसरा वाला डायग्राम है आपका ये है ना। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट द एडवांटेज मेरिट्स ऑफ द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के एडवांटेज पूछा है आपको। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एडवांटेज यहाँ पर है आपका, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट बी इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग द रजिस्टर इन सीरीज़। तो इसका रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना हो तो हम इसको सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। दिस डिक्रीजेज द करंट इन अ सर्किट, करंट डिक्रीज हो जाता है। कंट्रोल द सर्किट्स इन अ कॉम्बिनेशन सीरीज रजिस्टर आर यूजफुल। तो यहाँ पे अब ऐसे कंडीशन में जब आपको सीरीज़ में ज्वाइंट करना है और टोटल जो सीरीज़ का रेजिस्टेंस है वो आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको सीरीज वाला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, को मैंने समझा दिया ये वाला। दूसरा है यहाँ पर, द फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज AC मेन एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इलेक्ट्रिक सर्किट, देयरफॉर whenever a short circuit occur in a electrical appliances the fuse wire metal stops electric current। तो जो आपको फ्यूज़ होता है वो भी सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक सीरीज़ में कनेक्शन करने का एडवांटेज है ना। 23 का और इसमें दे रखा है आपको, स्टेट 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के जो प्रैक्टिकल्स हैं आपको देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वेरी थिन टंगस्टन फिलामेंट ऑफ द हाई रेजिस्टेंस the filament gets very hot, becomes square shape in a
दे रखा है फिलामेंट्स गेट्स वेरी हॉट एंड बिकम्स सुपर हीटेड, एज अ रिजल्ट इट एमिट्स द लाइट, वो लाइट को एमिट करेगा। कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो अगर आपको पर्टिकुलर टंगस्टन जो है रेजिस्टेंस के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ये उसका आ जाता है। सेकेंड में दे रखा है हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय लाइक द इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो जिन जिन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमें हीट को प्रोड्यूस करने का फंक्शन होता है उसके अंदर में ये यूज़फुल है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है एक्सप्लेन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट का जो फ्यूज है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। फ्यूज़ का दे रखा है आपको आंसर, फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड इन अ बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट, स्टार्टिंग में होता है। यूज इन एक्सीडेंट शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग को डिक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसको डैमेज करता है, मतलब उसको फायर डैमेज, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसे प्रोटेक्ट करता है। फ्यूज एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है, दे रखा है। फ्यूज़ वायर लो मेल्टिंग पॉइंट के बने होते हैं, ज़्यादातर के मेडअप ऑफ द अलॉय, किसके अलॉय, तो ये IMP है आपको, लीड एंड टिन के अलॉय। ये करंट अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर आ रहा है तो वो फ्लो करेगा। उसके बाद में दे रखा है टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होते ही लो मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के साथ साथ वो कनेक्शन को लॉस कर देगा एंड जो है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको हेल्प करेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है और ऐसी चीज़ जो बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल नहीं है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है आपको, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ब्रोकन डाउन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस तो बायोलॉजी डिग्रेडेबल, जो डिग्रेड नहीं होते उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिस्पोजल ऑफ टिश्यू कैन बी डन बाय द एक्टिविटी ऑफ द डिकम्पोजर्स, तो यहाँ पे डिस्पोजल जो है वो डिकम्पोजर से नहीं हो सकता, तो ये डिकम्पोज कर सकते हैं डिकम्पोजर्स, ये नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो ये है वो नॉन ऑर्गेनिक है, मैन मेड है। सब्सटेंस प्रोडक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है, तो ये जो चीज़ है आपका ये मैन मेड होता है ना। डिकेइंग वेजिटेबल फ्रूट, पेल्स स्केल्स डेड बॉडीज़, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन, केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रखा है एक्सप्लेन द रीयूज़ एंड रीपर्पस। रीयूज़ और रीपर्पस को एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सपेक्ट ऑफ सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। रीयूज़ सबसे देख लेते हैं। रिफ्यूज़ में दे रखा है कि मीन्स से नो। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आपको ना बोलते आना चाहिए उन चीज़ों को जिसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है ना, वो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। रिफ्यूज़ टू टेक द प्लास्टिक बैग यूज एड ओनली, बस ऐसे प्लास्टिक बैग का यूज़ ना करें जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्यूज़ टू टेक द यूज ऑफ थ्रो बॉल पेन जो ऐसा होता है कि जिसमें आप रिफ़िल नहीं कर सकते उसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। स्टॉप द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, पेस्टिसाइड, CFC ऐसी चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका रीपर्पज़ मीन्स होता है प्रोडक्ट को हम अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रैक्ड क्रोकरी कप्स जो होते हैं अपने उसको हम वेसल्स को हम छोटे छोटे बर्ड्स को फीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ द अर्थन पोर्ट्स ब्रोकन, जो मिट्टी का घड़ा होता है टूट जाता है, उसके बॉटम पार्ट को हम प्लांट को रोस्टिंग पैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर में हम रोटी सेक सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के यूज़ का जो है हमें कम करना हो तो कौन कौन से स्टेप आप सजेस्ट करोगे। इसका आंसर आ जाता है आपका 5 पॉइंट है। पहला है कि स्विच ऑफ द लाइट, फैन, TV अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टेक द स्टेयर्स, आपको लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ द प्रेशर सोलर कुकर, हमको प्रेशर सोलर कुकर को एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें। यूज़ द साइकिल टू नियर बाई, आसपास जाना हो तो साइकिल इस्तेमाल करें। टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, खुद के व्हीकल के बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब पर्टिकुलर आपका यहाँ पर जो है गाला का सैम्पल पेपर नंबर 1 का सेक्शन B सॉल्व हो चुका है। अब मैं गाला पेपर नंबर 2 का सेक्शन B जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।